हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की जो क्वेश्चन बैंक महाराष्ट्र बोर्ड ने प्रोवाइड की है वही सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आप लोगों के लिए फ्री चैनल है, लाइफ टाइम फ्री चैनल। इस पे जितने भी वीडियोस कंटेंट अवेलेबल है वो एब्सोल्युटली फ्री है सबके लिए। तो आपको सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट नए वीडियो के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। एंड लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस जो क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन की वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो उनकी भी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो वहाँ से आप है ना सेक्रेटरियल प्रैक्टिस के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन वीडियोस भी देख सकते हैं। यहाँ पर अभी जो हम सॉल्व करने वाले जस्टिफिकेशन के क्वेश्चन है, ऑलरेडी जस्टिफिकेशन के 1 to 10 मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। आज हम सॉल्व करेंगे 11th क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो डिविडेंड क्या कंपनी के प्रॉफिट से दिया जाता है। तो द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विद द उनका एक एम होता है कि भाई अर्निंग रिटर्न अर्न करना चाहते हैं वो लोग, मतलब उनको प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। तो उनको आउट ऑफ प्रॉफिट्स उनको वो उनका रिटर्न मिलता है, कंपनी देती है शेयर होल्डर्स को। एंड इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ये है ना कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इट्स शेयर होल्डर, जो कि है ना शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जितने भी शेयर होल्डर्स है सबको है ना उनके शेयर्स के रेशियोज के हिसाब से है ना उनको डिविडेंड रिसीव होता है। नाउ द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो उनके लिए ये क्या हो जाता है, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर उनको रिटर्न, जैसे बर्थडे पार्टीज में हम जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट कैसे मिलता है, वैसे ही है ना शेयर होल्डर ने इन्वेस्टमेंट किया तो उनको एज अ रिटर्न उन्हें डिविडेंड मिलेगा। नाउ डिविडेंड इज अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। ये जो डिविडेंड है ये अनकंडीशनल पेमेंट है, इसमें कोई कंडीशंस जो शेयर होल्डर कोई कंडीशन नहीं रखता है। बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी होते हैं, कभी कभी उनको डिविडेंड नहीं भी मिलता है। ये अनकंडीशनल पेमेंट हुआ। एंड द शेयर होल्डर्स बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू शेयर इन द कंपनीज प्रॉफिट्स। तो जो शेयर होल्डर ओनर होने की वजह से वो एंटाइटल्ड होता है, डिविडेंड रिसीव करने का हकदार होता है। देयरफॉर हैंस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। तो जितना भी कंपनी का प्रॉफिट्स होता है उसमें से उस डिविडेंड पे किया जाता है। नाउ 12th यहाँ पर जो है जस्टिफिकेशन वो है कि इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से इंटरिम डिविडेंड पे नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन टू जनरल मीटिंग्स के बीच में जो डिविडेंड होता है उसे इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। पहली बात तो ये हुई। एंड सेकेंड थिंग, इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ये है ना साल के बीच में दिया जाता है। इसका मतलब दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने से पहले डिविडेंड है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं इंटरिम डिविडेंड, और एंड टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में होता है ये। तो यहाँ पर ईयर एंड होता ही नहीं है। नाउ कंपनी शुड प्रोवाइड डिक्लेरेशन for the entire year and not proportionately for a part of the year before declaring interim dividend। तो interim dividend declare करने के समय पर कंपनी है ना प्रोपोर्शनेटली नहीं बताती है, इसको डिक्लेयर करती है एंटायर ईयर के लिए, जो डिक्लेयर करती है उसके अकॉर्डिंगली वो देती है डिविडेंड जो है। एंड द बोर्ड मीटिंग हैज़ टू पास अ रेजोल्यूशन। बोर्ड मीटिंग को रेजोल्यूशन पास करना होता है फॉर डिक्लेयरिंग द इंटरिम डिविडेंड। ऐसे ही वो लोग नहीं डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते, उनको स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। एंड इट इज सेट बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, और है ना पेड बिफोर सॉरी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले इसको है ना पे करना पड़ता है, इंटरिम डिविडेंड को क्लियर करना पड़ता है। नाउ इट इज फ्री रिजर्व्स एंड आर द रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स जो होते हैं आर द रिजर्व्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से होते हैं वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। एंड इंटरिम डिविडेंड जो होता है इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द होल डिविडेंड। वो खाली एक होल डिविडेंड फॉर द ईयर, होल डिविडेंड जितना मिलना चाहिए पूरे साल के लिए, तो उसमें से एक पेमेंट होता ही है, वन पेमेंट। इंटरिम डिविडेंड एक
पेमेंट होगा, इसीलिए यहाँ पर ये है ना फ्री रिजर्व्स एंड इस इंटरिम डिविडेंड को हम है ना फ्री रिजर्व से पेड आउट नहीं करते हैं। इंटरिम डिविडेंड डिड नॉट पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स वगैरह पे करने के लिए ना फाइनल डिविडेंड में पे करने के लिए फ्री रिजर्व्स को यूज करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स को यूज करते हैं, देन करंट ईयर्स प्रॉफिट को यूज करते हैं, लेकिन इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए है ना फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज नहीं करते हैं। नाउ नेक्स्ट हैंस इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड ऑफ फ्री रिजर्व्स। नाउ 13th जो यहाँ पर जस्टिफिकेशन है वो है कि अप्रूवल ऑफ मेंबर्स इज नॉट नीडेड फॉर द इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है मेंबर्स की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बिटवीन 2 जनरल मीटिंग्स इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इसका मीनिंग लिख देंगे पहले तो, उसके बाद में इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। साल के बीच में ये दिया जाता है बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स ऑफ द ईयर। एनुअल अकाउंट्स क्लोज करने के पहले दिया जाता है। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है मस्ट ऑथराइज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। तो जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो है ना अलाउ करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए। तो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज द पावर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में पावर होता है कि उनको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो इंटरिम डिविडेंड वो डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड द बोर्ड मीटिंग हैज टू पास अ रेजोल्यूशन। तो के लिए बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए। एंड ये जो इंटरिम डिविडेंड होता है ये है ना बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले है ना ये क्लियर करना पड़ता है, पूरा पेमेंट क्लियर करना पड़ता है। नाउ हैंस द अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। तो इसके लिए फिर अप्रूवल मेंबर्स के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बिकॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी उनको ऑथराइज करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, जब उनको इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो वो कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नाउ नेक्स्ट जो है 14th यहाँ पर बोला कि फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर। तो बोरोवर मतलब जो उधार लेते हैं, एंड इन्वेस्टर मतलब जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट उधार देने वाला, एंड बोरोवर मतलब जो उधार लेने वाला। तो अब फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पर फाइनेंशियल एसेट्स में दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर एक्सचेंज और बॉट एंड सोल्ड। या तो एक्सचेंज किए जाते हैं, या बेचे जाते हैं, या खरीदे जाते हैं। नाउ फाइनेंशियल मार्केट हेल्प इन मोबिलाइजेशन। ये क्या करता है, कैसे हेल्प करता है, ये है ना जो सेविंग्स होती है उसको मोबिलाइज करने में, मार्केट में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, एंड कन्वर्ट इट इनटू इन्वेस्टमेंट्स, और इसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देता है। नाउ द टर्म फाइनेंशियल मार्केट्स अट्रैक्ट करता है फंड्स को खींच कर लाता है इन्वेस्टर से, एंड फिर उस फंड को क्या करते हैं वो लोग चैनलाइज करते हैं, चैनलाइज देम टू कॉर्पोरेशंस, और अलग अलग कॉर्पोरेशंस को वो चैनलाइज करते हैं। उस पैसे को घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, क्योंकि पैसा भी देखो एक जगह पे पड़ा रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन जब वो सर्कुलेट होगा तो इट विल मेक मोर मनी जो है मल्टीपल्स होने लग जाता है। नाउ द टर्म फाइनेंशियल मार्केट रिप्रेजेंट्स द मार्केट विच रेज फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म। तो यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए जो है फंड रेज किया जाता है वाया कैपिटल मार्केट के थ्रू, एंड शॉर्ट टर्म नेमली द मनी मार्केट, एंड मनी मार्केट के थ्रू है ना यहाँ पर ये जो पैसा है वो रेज किया जाता है, फंड रेज किया जाता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बाय दी डिफरेंट कॉर्पोरेट्स, अलग अलग कॉर्पोरेट्स के द्वारा रेज किया जाता है फंड। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लीगल एग्रीमेंट। तो ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अग्रीमेंट्स होते हैं बिटवीन दो पार्टीज के बीच में, हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, जिसकी है ना मॉनेटरी वैल्यू होती है, एक देने वाला, एक खरीदने वाला, एक लेने वाला, एक बेचने वाला। तो इस तरीके से नाउ इट रिप्रेजेंट्स अ फाइनेंशियल एसेट्स टू वन पार्टी एंड अ फाइनेंशियल लायबिलिटी टू अनदर पार्टी। तो ये रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल एसेट्स देता है एक पार्टी को, एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी दूसरी पार्टी को। तो मतलब एक के लिए एसेट्स हो गया, एंड दूसरे के लिए वो लायबिलिटीज हो गया, फाइनेंशियल लायबिलिटीज हो गया। नाउ इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है उसके लिए एसेट हो गया, एंड जो इसको बोरो कर रहा है, इस पैसे को ले रहा है, तो उसके लिए वो लायबिलिटी हो गई। नाउ फॉर एग्जांपल जैसे सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, देन डेरिवेटिव्स, देन कमर्शियल पेपर्स एक्सेट्रा आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। हैंस हम बोलेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स एक्ट्स एज लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड बोरोवर।
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर, जिसमें बोला है कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए कैपिटल मार्केट बहुत यूजफुल है, ऐसा बोलना है। तो यहाँ पर इसको आपको जस्टिफाई करना है। तो जस्टिफाई करने के लिए कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। जिस भी बिजनेस एंटरप्राइज को लंबे समय के लिए अवधि के लिए जो पैसा चाहिए रहता है वो यहाँ पर है ना बोरो करते हैं, कैपिटल मार्केट के थ्रू बोरो कर सकते हैं एंड उधार दे सकते हैं, ले सकते हैं। बोरोइंग एंड लैंडिंग होती है यहाँ पर। एंड कैपिटल मार्केट इज द मार्केट वेयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ट्रेडेड, उसकी ट्रेडिंग होती है। कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग होती है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग। एंड थ्रू दिस मार्केट कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस जो है एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है एक्सेस द लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन मार्केट। दोनों भी जगह से, फॉरेन मार्केट से भी पैसा इन्वेस्ट होता है, बोरो होता है, एंड डोमेस्टिक जो कंट्री से, हमारी नेशनल कंट्री से भी होता है, हमारी होम कंट्री से भी होता है। मतलब द कैपिटल मार्केट इज अ कोर ऑफ अ कंट्रीज फाइनेंशियल सिस्टम। कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल ये रिसोर्स है, जहाँ से है ना जितने भी हमारे फाइनेंशियल जो फाइनेंस है, फंड है, वो मोबिलाइज होता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस है कैपिटल मार्केट का वो है कि इज टू प्रोवाइड ईज ऑफ, ये इजी ट्रांजेक्शंस प्रोवाइड करता है फॉर बोथ इन्वेस्टर्स एंड कंपनी को भी एंड इन्वेस्टर्स को भी। इन दिस मार्केट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज जो है शेयर्स हुए, जैसे डिबेंचर्स हुए ऑफ न्यू और एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट के, उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। ट्रेडेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग होती है। हैंस कैपिटल मार्केट इज यूजफुल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर। तो जो कैपिटल मार्केट है वो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर यहाँ पर बोला कि द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी इज द रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। यस, it is the body which regulates the security market. So SEBI was set up with the objective of promoting and securities market, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ, और ये किसके फेवर में काम करती है? तो इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करती है, इन्वेस्टर्स के मनी को प्रोटेक्ट करती है इन सिक्योरिटी मार्केट एंड टू रेगुलेट सिक्योरिटीज मार्केट। नाउ सेबी इश्यूज रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू करती है टू बी फॉलोड बाय द इशूअर्स। जो भी कंपनीज है ना सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, एंड द मार्केट इंटरमीडियरीज के लिए भी रूल्स बनाती है, एंड इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई सर्टेन रूल्स जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं सेबी के द्वारा। सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से काम कर चलता है, ट्रेडिंग होती है मार्केट में। नाउ सेबी रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स की जो एजेंट्स की जो वर्किंग है, देन सब ब्रोकर्स हुए, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स हुए, बैंकर्स टू एन इशू हुए, देन ट्रस्ट डीड्स हुए, रजिस्ट्रार्स हुए टू एन इशू, देन मर्चेंट बैंकर्स हुए, अंडर राइटर्स एंड सच अदर इंटरमीडिएट्स जितने भी है हु मे बी एसोसिएटेड, जो भी है ना सिक्योरिटीज मार्केट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। मतलब उनके लिए जो नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है बनाने का काम सेबी का ही है, कंट्रोल सेबी के हाथ में ही है। नाउ सेबी ऑल्सो रजिस्टर एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ द डिपॉजिटरीज। जो डिपॉजिटरीज है जो है ना डीमेट अकाउंट की फैसिलिटीज देते हैं, पेपरलेस जो वर्क होता है यहाँ पर। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं सिक्योरिटीज के, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है, वेंचर कैपिटल फंड्स होता है, देन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होते हैं, वो इंक्लूडिंग म्यूचुअल फंड्स, ये सबको सेबी ही रेगुलेट करती है। इनका कंट्रोल भी सेबी के हाथ में ही होता है। सेबी ही इनके लिए भी नॉर्म्स तैयार करती है, रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार करती है। नाउ सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेट्स फ्रीली ऑपरेट करते हैं सिक्योरिटी मार्केट जो है वो, एंड हाउ एवर इट इज रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रूल्स। इसके लिए गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एंड पॉलिसीज के हिसाब से ये मूव करता है, रेगुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी markets. Now hence the Securities and Exchange Board of India, that is SEBI, is the regulator of securities market in India. आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि लास्ट जस्टिफिकेशन क्वेश्चन है।
तो यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक के वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आपको है ना ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि सबको हेल्प हो जाए। नाउ स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के सिक्योरिटीज परचेस होते हैं, सेल होते हैं, मतलब उनकी ट्रेडिंग होती है। एंड इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन कंपनीज विच गिव गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टर्स कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कि गुड रिटर्न देते हैं इन्वेस्टमेंट्स पे। हैंस कंपनीज टू ट्राई टू इन्वेस्ट इन मोस्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स। सो द स्टॉक मार्केट ऑफर्स एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज ऑफर करते हैं ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन वेरियस सिक्योरिटीज। एंड जो अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज है एनकरेज द पीपल, एनकरेज करती है लोगों को टू सेव मोर एंड इन्वेस्टमेंट इन द एंड इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज। जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रेदर देन इन्वेस्टिंग अनप्रोडक्टिव एसेट्स। अनप्रोडक्टिव एसेट्स में इन्वेस्ट करने के बजाय, अनप्रोडक्टिव मतलब गोल्ड खरीद के रख लिया, सिल्वर खरीद के रख लिया, इट इज नॉट गोइंग। अभी तो गोल्ड एंड सिल्वर पे भी ट्रेडिंग होती है ना। द प्रेजेंस ऑफ स्टॉक मार्केट गिव्स एश्योरेंस, ये एश्योरेंस देता है इन्वेस्टर्स को कि दैट देयर इन्वेस्टमेंट जो है कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। उनके इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है जब भी उसको कन्वर्ट करना है, जब भी बंदे को पैसा चाहिए तो वो अपना पैसा ले सकता है व्हेनेवर दे वांट। सो स्टॉक एक्सचेंज जो है एनकरेज करता है स्मॉल एंड बिग इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। हैंस स्टॉक एक्सचेंजेस वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये इनका कंट्रीब्यूशन भी होता है भाई ग्रोथ में, इंडिया की ग्रोथ में, इंडियन ग्रोथ में। तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन प्रेस कर लेना है ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।